Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma with you, ready with the next lecture of 12th class. सेकेंड चैप्टर हम इसमें कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इस लेक्चर को जो मैं कन्फाइन करने वाला हूँ वो कैपेसिटर पर रखने वाला हूँ, फोकस कैपेसिटर पर रखने वाला हूँ, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैपेसिटेंस को पढ़ तो लेंगे, रट लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कैपेसिटेंस क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम ये कैपेसिटेंस को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर को सही से समझना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में मैं कैपेसिटर पर फोकस रहने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर को इस तरह से मैंने नहीं देखा किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए। कैपेसिटर को जनरली C और Q इज़ इक्वल टू V से शो कर देते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको कैपेसिटेंस को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर देखिए एक मेटल प्लेट है दैट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसे कैपेसिटर कहते हैं। अगर आप चार्ज को स्टोर कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉन्सिक्वेंटली स्टोर कर ही रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं अ डिवाइस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए ना, फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया। अब हमें चार्ज से करना क्या है, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस हमें चाहिए जिसका नाम हमने रखा है कैपेसिटर, यानी इस चार्ज को स्टोर करके हम उसके थ्रू कुछ वर्क कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। अब ये कैसे करते हैं, आपके कैपेसिटर आपको जनरली सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिल जाएगा। जैसे आप एज्यूम कीजिए कि आपके यहाँ जो एसी आती है वो 220 मेंस जो भी एसी आती है, तो दैट इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आपको कोई डिवाइस अगर चलाना है तो एक कांस्टेंट करंट चाहिए। तो वो कांस्टेंट करंट जो आपको डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से मिलती है वो उसके अंदर कुछ डिवाइस लगे होते हैं। एक कैपेसिटर भी उनमें से एक होता है जो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और कहीं ना कहीं वो करंट को, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, वो आपको एक डायरेक्ट करंट की फॉर्म में करंट पास कराता है, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा जो फैंस होते हैं, फैंस में जब स्लो चलने लगते हैं तो इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं तो वो आपको बताता है इसका कंडेंसर ख़राब हो गया। तो जो चीज़ को वो कंडेंसर कहता है वही कैपेसिटर है। वो चार्ज को स्टोर करके रखता है जब आपकी सप्लाई बाधित होती है या एसी करंट नहीं आ रहा है। जिस टाइम पर आपने एसी का, इतना तो आपको पता ही है कि नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, एसी को आप डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में आगे। तो उस टाइम पर वो करंट को पास कराता है, ठीक है। तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब मान लेते हैं ये एक अनचार्ज्ड मेटल प्लेट है या स्फेयर है, कुछ भी आप मान सकते हैं कि अनचार्ज मेटल है। आपने इसे चार्ज देना स्टार्ट किया, हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज शो किए हैं। अब अगर मैं इसे और चार्ज देना चाहता हूँ तो मुझे इन चार्जेस के फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करना होगा, उसके अगेंस्ट काम करना होगा। तो उसके अगेंस्ट जो मैं काम करूँगा दैट विल स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी। यही तो आपने पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कई बार आपको आया है पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज़। ये क्या है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। भाई उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है। आपने उसे चार्ज को वहाँ रखा तो उस रखने में जो काम हुआ दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर वो सिस्टम कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आप इसे और चार्ज देना चाहते हैं, अब इसमें आपने और चार्ज ऐड कर दिया, मान लिया इसमें चार्ज बढ़ गया है। अब आप इसे और चार्ज देना चाहते हैं तो इस चार्ज में भी फिर वही आपको फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है। और फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप इस पर वर्क कर रहे हैं। दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर में, ठीक है।
अब अगर आप चार्ज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तब हो क्या रहा है, अगर आप देखें ये एक अनचार्ज कैपेसिटर था, ये मैं अर्थ मानता हूँ, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर आप इसका पोटेंशियल देखेंगे दैट कम्स टू बी ज़ीरो, क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल को हम ज़ीरो लेते हैं, अर्थ हो या इन्फिनिटी हो हम उसके पोटेंशियल को ज़ीरो लेते हैं। तो अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे अनचार्ज प्लेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में तो वो ज़ीरो आएगा। लेकिन अब अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आप अर्थ के साथ कनेक्शन इसका कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस उसे मेज़र कर सकते हैं, यानी वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग दिखाई देंगी। ऑब्वियस भी है, आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर चार्ज आया है तो पोटेंशियल आना है। ये स्फेयर है तो आपने फार्मूला भी बना रखा है, V = 1/4πε0 Q/r। आर अगर हम इसकी रेडियस माने तो इतना चार्ज इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो अगर आप पोटेंशियल आ जाएगा तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से एक बात भी आपको क्लियर हो रही है कि आप जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। V इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। एक्चुअल में हम चार्ज को तो देख नहीं पाते हैं, हमें पोटेंशियल बढ़ने से ही ये पता लगेगा कि इस पर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा वैसे आपको चार्ज आप मान सकते हैं कि इस स्फेयर पर या जो मेटल प्लेट आपने ली है उस पर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो आपका चार्ज्ड स्फेयर बना है, दिस चार्ज स्फेयर इज़ अ कैपेसिटर इटसेल्फ, यही अपने आप में एक कैपेसिटर है। और कैपेसिटर है तो ये इट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, इसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की। वो कैसे, जैसे आप चार्ज दे रहे थे तो चार्ज देने का काम तो आप किसी भी बैटरी से कर सकते हैं, सेल से कर सकते हैं, तो वो तो एक प्रोसेस हुआ बाय दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आपने ये कैपेसिटर है, आपने यहाँ से कोई बैटरी इसे लगाई और बैटरी से इसे चार्ज दिया, दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग। अब आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा था उसे आपने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसे एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरा इसका अर्थ से कनेक्ट होगा, तो जो चार्ज आपने इसे दिया है वो बल्ब को ग्लो करने में यूज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ अ कैपेसिटर कैन डू अ वर्क। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब आप चार्ज इसे दे रहे हैं तो उसे कहते हैं चार्जिंग, और जब इससे चार्ज का यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये आप पढ़ चुके हैं और आपको ये सीखना ही है कि जो चार्ज फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे आप ये माने कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव अगर है, यानी मान लें सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसमें आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाए थे, तो ये आपको डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला होता है, उसके बाद ये होता है, फिर लोअर पोटेंशियल और यहाँ आते आते ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है। तो अर्थ जो चार्ज जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब हम अपने डिस्कशन को इन दो क्वेश्चंस के अराउंड लेकर चलते हैं। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कैपेसिटर एंड कैन इन्फिनाइट चार्ज बी गिवन टू इट, यानी एक कैपेसिटर को आप कितना चार्ज दे सकते हैं ये कैसे पता चलेगा। क्या उसे हम इन्फिनाइट चार्ज दे सकते हैं, मतलब हम उसे चार्ज देते चले जाएं तो वो उस पर स्टोर होता चला जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये वही एक मेटल स्फेयर हमने बनाया है, हमने इसे चार्ज दिया है। जब हम इसे चार्ज देते जाएंगे तो मान लिया इतना चार्ज था, इसे और चार्ज देना शुरू करा तो ये बीच के स्पेस भी भरते चले जाएंगे और ये पूरा चार्ज इस पर आ जाएगा। मान लिया ये इसे हमने जितना चार्ज, अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतना ही दे सकते हैं, हमने इसे और चार्ज देते जा रहे हैं। अब क्या इसे चार्ज देते जाएंगे तो क्या सराउंडिंग्स में ये अकेला है, यहाँ पर क्या और कोई नहीं है इसके आसपास? सोचिए, आंसर मिला? क्या इसके आसपास और कुछ है? अगर और कुछ भी नहीं है, अगर इस पेन को ही लें तो इस पेन के अराउंड एयर तो है, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड आपके पास एयर है, और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, ये आप सबको पता है
कि एयर इंसुलेटर होता है, इसमें चार्ज फ्लो ईज़िली नहीं करता है। अगर ईज़िली मतलब आप अभी तो आप यही कहेंगे कि इंसुलेटर है तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। अगर इसमें चार्ज फ्लो करने लगता है तो फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम चला रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं चार्ज है तो फ्लो होकर हम तक आ जाता। ऐसा तो नहीं होता है, तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, हम ये कह सकते हैं। तो अब एयर होने का क्या मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें पढ़ते हैं कि होगा क्या। अगर आप कह रहे हैं एयर एक है इसके अराउंड, तो एयर है तो इसकी मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, या कहूँ मैं एटम्स होंगे। एटम्स हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे अपने पास लेना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, न्यूक्लियस ने इसे बाउंड किया हुआ है, तो ये इसे नहीं ले पाएगा। बट ये भी कम थोड़े ना है, आप इसे चार्ज देते जा रहे हैं तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है वो जो इस पर ये फोर्स लगा रहा है, यानी प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, उसे भी तो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि F = क्या होता है, QE। तो जैसे ही आप E को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी चार्ज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो E इंक्रीज़ हो रहा है, और E के इंक्रीज़ होने से आपके पास जो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब फिर आपने चार्ज थोड़ा बढ़ाया तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये फोर्स जो आप चार्ज देकर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ये फोर्स इस एयर के मॉलिक्यूल में या एटम में जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा। F becomes so large then it pulled electron from air मॉलिक्यूल या कहें एटम, एयर मॉलिक्यूल या एटम से ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन को पुल करने का मतलब समझिए अब ये क्या है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बात को। मैं फिर से एक बार इस फिगर को बना रहा हूँ, फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके पास एक एयर मॉलिक्यूल था, इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमने न्यूक्लियस शो कर देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जब आपने इसे प्लस देते गए तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इसने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसे अपने पास बुलाता है, उसी टाइम पर क्या होगा, ये इसके पॉजिटिव को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये पॉजिटिव जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, आप तो इसे कॉन्टिन्यूसली चार्ज दिए जा रहे हैं इधर से पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर वो जो यहाँ पर न्यूट्रल हुआ वो चार्ज तो यहाँ से आ जाएगा, तो फिर से ये इसका फोर्स उतना ही हो जाएगा कि ये एक और मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सके, तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपनी तरफ। फिर और ये इस पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर इससे आपने इधर से चार्ज देने का प्रोसेस जारी रखा हुआ है, तो फिर से इस पर चार्ज आ जाएगा। वो चार्ज इतना होगा कि फिर से किसी मॉलिक्यूल को, एयर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेगा, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इसे चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, आप इस मेटल स्फीयर को चार्ज दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है? मान लिया इसमें 100 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसके पास 99 हो गया, फिर से आपने यहाँ से एक चार्ज दे दिया, फिर 100 हो गया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, फिर 99 हुआ, फिर 100 हो गया, तो क्या इसका चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप इसे चार्ज देते चले जाएंगे, ये और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चार्ज करता चला जाएगा एयर में। एयर के मॉलिक्यूल अब जब से बढ़ता चला जाएगा तो मैं देखूंगा कि ये इस तरह का एक प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, चार्ज तो आप इसे दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से लीक कर रहा है, यानी चार्ज आप मेटल स्फीयर को दे रहे हैं, लेकिन वो लीक होकर कहाँ जा रहा है,
एयर में जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीकिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का मेटल स्फेयर से कैपेसिटर से एयर में पास ऑन हो जाना, दिस इज कॉल्ड लीकिंग ऑफ चार्ज और ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन क्यों? क्योंकि एयर तो आपका क्या था, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, उसमें भी चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। यहाँ इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो गया है और जब इस इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो गया है तो Q स्टॉप्स इंक्रीजिंग, Q इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। जब Q इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है तो V भी इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है। तो V भी इंक्रीज़ नहीं होता है और दिस इज़ कॉल्ड द लिमिट वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो एक लिमिट वैल्यू आ जाती है कि अब इसके बाद कोई चार्ज इसे आप नहीं दे सकते। तो आप इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते हैं। इनफाइनाइट चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू अ कंडक्टर। क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि जैसे ही हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को तो कुछ टाइम के बाद ये लीक करना स्टार्ट कर देता है एयर में। कब स्टार्ट करता है लीकिंग? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स लार्जर देन द ब्रेक डाउन फील्ड। दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्रेक डाउन फील्ड, यानी उस इंसुलेशन का जो आपके सराउंडिंग में मेटल स्फेयर के सराउंडिंग में एक इंसुलेटिंग मीडियम है उसके लिए एक ब्रेक डाउन फील्ड होता है, यानी वो मैक्सिमम फील्ड जहाँ तक वो उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स आयनाइज्ड नहीं होंगे, दैट फील्ड इज ब्रेक डाउन फील्ड। एयर के लिए ब्रेक डाउन फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का होता है, यानी इतना ज़्यादा पोटेंशियल आप देंगे। पोटेंशियल देने का मतलब चार्ज ही देने से है। तो जब आप इतना ज़्यादा चार्ज वहाँ पर देंगे तब जाकर इंसुलेशन ब्रेक होगा एयर का। अगर हम किसी और अदर मटेरियल को ले लें, मान लेते हैं लेट फॉर अदर मटेरियल, कोई एयर की जगह कोई और मटेरियल यहाँ पर हो, उसके लिए मान लिया हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज 9 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, यानी कह सकता हूँ मैं 3 टाइम्स है एयर के लिए जो ब्रेक डाउन फील्ड था। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको इसे ब्रेक करना है तो आपको उस मटेरियल को उतना ही 3 टाइम्स ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना होगा। 3 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब है आपको उसे 3 टाइम्स चार्ज देना होगा, या कह सकते हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है दैट स्टोरेज capacity of a capacitor depend on the surrounding material, यानी जो उस स्फीयर के, उस कैपेसिटर के सराउंडिंग में मटेरियल है, यानी जिसे आप जनरली क्या कहते हैं, कोई इंसुलेटर ही, कंडक्टर मीडियम नहीं होना है, मटेरियल जो होगा वो इंसुलेटर ही होगा, या दूसरी लैंग्वेज में हम उसे ही डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को कुछ और समझ रहे थे तो ना समझें, डाई इलेक्ट्रिक एक सिंपल इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टर्म और इंटरेस्टिंग लगी होगी, ये लीकिंग ऑफ चार्ज। इसे लीकिंग क्यों कह रहे हैं, इसे आप थोड़ा और आसानी से समझ लीजिए। मान लेते हैं ये एक बकेट है, आप इस बकेट में पानी डाल रहे हैं, आपने ऊपर से टोटी ऑन कर टोटी से आप इसमें पानी कर रहे हैं। तो जब आप इसकी एक लिमिट होगी, आप पानी डालते जाएंगे, एक लिमिट आएगी, जब उसके बाद ये पानी आप डालेंगे भी तो ये सराउंडिंग्स में लीक कर जाएगा, यानी बाहर इसे दे देगा। तो वही तो चार्ज के लिए आपने इस प्रोसेस में किया कि आप इसे मेटल स्फीयर को चार्ज देते चले गए, लेकिन वो चार्ज यहाँ नहीं आ रहा है, वो चार्ज कहाँ अपीयर हो रहा है, एयर में अपीयर हो रहा है, यानी आप इसे चार्ज दे रहे हैं, वो निकल यहाँ पर रहा है। तो दैट इज़ लीकिंग ऑफ चार्ज, चार्ज लीक कर रहा है एयर में। तो
तो आई होप आपको कैपेसिटर यहाँ पर समझ में आया होगा। देखिए कैपेसिटर को जनरली स्टार्ट कर दिया जाता है Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V से, और वहाँ पर फिर कैपेसिटेंस को समझाने लगते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक मकसद था कि कैपेसिटर क्या होता है ये आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए। जब आपको पता चलेगा कैपेसिटर क्या है, वो किन डिवाइसेस में कैसे यूज़ हो रहा है और क्या इसका प्रोसेस है, तभी तो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस क्या है। तो इसलिए कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये कैपेसिटी जो भी आपको मैंने बताया कि बकेट में कितना पानी डाल सकते हैं, तो उसी तरह से मेटल स्फीयर में कितना चार्ज डाल सकते हैं, ये तो हमने आज पता कर लिया कि हम उसे इनफाइनाइट नहीं दे सकते हैं। तो कितना दे सकते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। उसकी यानी उसकी कैपेसिटी को मेज़र करना शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।